हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस। मेरा नाम अंजलि है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन आपको कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं सो डैट यू इंश्योर योर सीसी फाइनल लिस्ट। कमिंग बैक टू दिस वीडियो, तो वीडियो में हम देखते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, because chances of making mistake is very probable in the civil services examination preparation, because जो जर्नी होती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की वो अप्रॉक्स 1 ईयर तक एक्सटेंड हो ही जाती है, बिकॉज इट इंक्लूड्स दी 3 स्टेजेस। एक तो प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा एंड देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इसमें ये हो जाता है कि लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको क्या लेते हैं कि इसको बहुत अलग अलग डायमेंशन में इसको तोड़ लेते हैं कि प्रीलिम्स बहुत अलग हो गया, मेंस अलग हो गया, इंटरव्यू अलग हो गया। बट ये नहीं देखते जो सिलेबस है वो बहुत कॉमन है फॉर ऑल द 3 स्टेजेस। तो हमें एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो इन्हीं सब मिथ को मैं हटाने चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आपको प्रिपरेशन के दौरान कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए एंड यू शुड अवॉइड दीज मिस्टेक्स होल हार्टली। तो हम देखते हैं, प्लीज़ डू नॉट मेक दिस मिस्टेक एंड प्लीज़ आपको क्रैक करना है बीपीएससी, तो प्लीज़ ये सब मिस्टेक्स को ना फॉलो करें। एंड जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हैं एंड जो भी बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम में भी है, आप इन सारे अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो आप वहीं पे उसे रोक दें एंड ट्राई टू इंक्लूड दिस टिप्स इन योर स्ट्रैटेजी टू मेक योर प्रिपरेशन मोर इफेक्टिव। तो पहला हम देखते हैं कि जो पहला मिस्टेक है तो उसमें हम देखते हैं कि फोकस ऑन प्रीलिम्स ओनली, नॉट ऑन मेंस बिफोर प्रीलिम्स। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम अभी जो चल रहा है कि प्रीलिम्स पे ही लोग फोकस करते हैं, 8 से 10 महीना सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ते हैं एंड जब प्रीलिम्स निकल जाता है तो अब वो मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो मेंस की तैयारी इन 2 महीनों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए। आप प्रीलिम्स तो निकाल लोगे बट अगर मेंस में ही अच्छा नहीं लिखोगे, जिसकी मार्क्स जुड़ती है, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है फॉर मेकिंग योर सिलेक्शन इन द फाइनल लिस्ट, आप उसको ही नेगलेक्ट कर देते हो। तो एक तो सबसे पहले ये है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स से फोकस कर रहे हो, मेंस का आता पता नहीं है। तो आपको क्या लेके चलना है कि प्रीलिम्स से पहले आपका मेंस हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 70% आपका मेंस हो जाना चाहिए, 30% आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये होगा, ठीक है। तो ये गलती ना करें। अगर आप अभी सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं, आई वुड से कि अभी भी आपके पास 1 महीना है जिसमें आप मेंस पे को दे सकते हैं होल हार्टली, फिर उसके बाद आप प्रीलिम्स में कर सकते हैं। ऐसा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रीलिम्स एंड मेंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट, जो मेरा सेकंड पॉइंट है। ये मिस्टेक है कि ये एज्यूम कर लेते हैं लोग कि प्रीलिम्स एंड मेंस कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, बट ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स एंड मेंस के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट। कुछ पोर्शंस हैं जो थोड़े डिफरेंट हैं बल्कि ऑलमोस्ट सेम है। मेंस का हिस्ट्री वाला पार्ट जिसमें आर्ट एंड कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, बट ऐसा नहीं है कि वो प्रीलिम्स में नहीं पूछ सकता है क्योंकि वो बिहार स्पेशल में आता है। मॉडर्न आर्ट, पाला आर्ट का पटना कलम क्या है, बिहार स्पेशल का पार्ट है, तो क्यों नहीं पूछ सकता प्रीलिम्स में? ठीक है, उतना डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अप्रोच डिफर हो जाता है, सिलेबस इज सेम। तो इसको क्या लेके चलते हैं कि प्रीलिम्स को बिल्कुल अलग ही लेके चलते हैं एंड जो मेंस है वो अलग लेके चलते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि इन दोनों के बीच का जो इंटीग्रेशन है वो कर नहीं पाते हैं। प्रीलिम्स में वो 6, 7, 8 महीना दे देते हैं और इधर मेंस के लिए वो लास्ट 2 महीना जो बचता है उसमें भी वो नहीं दे पाते हैं। क्योंकि अगर मेरा प्रीलिम्स निकल जाता है तो प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद रिज़ल्ट तक वो वेट करेंगे। सितंबर 30 को मेरा क्या होगा, प्रीलिम्स होगा, तो रिज़ल्ट का वेट करेंगे कि मेरा रिज़ल्ट होगा कि नहीं होगा, फिर मैं मेंस का तैयारी स्टार्ट करूँगा। तो 38 है तो मान लो ये अक्टूबर लास्ट तक अगर रिज़ल्ट आता है तो 1 महीना तो ऐसे ही गया। आपके पास क्या बचा, नवंबर बचा प्लस दिसंबर बचा। अब ये 2 महीना में आप तो एंग्जाइटी से रहोगे कि मैं इसको कैसे करूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैंने मेंस का तो एनालिसिस ही नहीं किया, मैंने कुछ देखा ही नहीं है, ना मेरे पास नोट्स है। आप क्या करोगे, मटेरियल कलेक्ट करने में लग जाओगे। मटेरियल कलेक्ट करोगे, इधर की कोचिंग का, उसका नोट्स का, उस टॉपर के नोट्स का, उससे क्या होगा?
क्या होगा, ये कलेक्ट कर लिया बट ये अगर आपके मेमोरी में रिटेन नहीं रहा, प्लस आपको इंटरलिंकिंग नहीं आया, तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे मेंस? ये सब अगर नहीं होगा तो मेंस में मैं ये गारंटी के साथ करती हूँ, पहला कि आपका क्वेश्चन छूटेगा, दूसरा आप पेपर तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तीसरा बहुत ख़राब आंसर लिखोगे आप, बिलो एवरेज आंसर लिखोगे जिसमें मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। इसका रिपरकशन क्या होगा? चौथा कि आपका रिजल्ट नहीं होगा मेंस का। फिर ये साइकिल कंटिन्यू होगा, नेक्स्ट बीपीएससी आएगा, 71st बीपीएससी, उसमें क्या होगा? फिर से आप तैयारी करोगे प्रीलिम्स के लिए कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है, फिर मेंस नहीं करोगे, क्या होगा? ये साइकिल रिपीट होते जाएगा और आपका रिजल्ट नहीं आएगा। यू विल बी वेरी डीमोटिवेटेड, आप सोचोगे कि बीपीएससी मेरे लिए बना ही नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है। तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप 1-1.5 महीना मेंस को दे सकते हो, साइमल्टेनियसली आप कुछ पार्ट प्रीलिम्स का कर सकते हो, जो बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हम लेके ही चल रहे थे वैसा, कि आपका मेंस मेजॉरिटी मेंस चल रहा था, थोड़ा पार्ट आपका प्रीलिम्स का चल रहा था, एंड जून से हम जून के लास्ट वीक से हम स्टार्ट कर देंगे प्रीलिम्स होल हार्टली। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस अलग नहीं है। आप हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, इको ले लो, साइंस टेक ले लो, सब का ओवरलैपिंग सेक्शन प्रीलिम्स में है, बस अप्रोच अलग हो जाता है। यहाँ हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो यहाँ हमें उसका जो फैक्चुअल डेटा है वो चाहिए। अब तो कंसेप्चुअल पूछने लगा है प्रीलिम्स में, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले पूछ रहे हैं। आप इधर भी करंट अफेयर्स पढ़ोगे मेंस में, वही करंट अफेयर्स आपको इधर भी हेल्प देगा प्रीलिम्स में। इसमें क्या है, आपको ऐड ऑन कर देना है स्पीडी फैक्चुअल डेटा के लिए। आप इकोनॉमिक सर्वे में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार पढ़ोगे जीओ एंड इको में मेंस के लिए, तो प्रीलिम्स में भी आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार एंड इंडिया चाहिए, राइट। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, सारे मूवमेंट्स को पढ़ोगे आप, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हेल्प नहीं करेगा आपको प्रीलिम्स में, क्योंकि अब तो ऐसा है नहीं फैक्चुअल। अगर फैक्चुअल पूछता भी है तो ईयर पूछेगा, कहाँ हुआ था, लोकेशन पूछेगा, लीडर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। आप इसमें नहीं पढ़ोगे क्या मेंस में, जो आपको हेल्प नहीं करेगा प्रीलिम्स में? अगर आपको मेंस का अंडरस्टैंडिंग रहेगा, आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। बहुत बच्चों का मैसेज आया हुआ है रितेश सर को, इवन मी, कि आप जो बता रहे हैं कि हाँ मेंस करने से प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और उनके हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, बच्चों के फीडबैक्स हैं। आप करके तो देखो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है आपको, ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा। अगर आपको फैक्चुअल डेटा नहीं भी पता है ना, यू हैव दैट एप्टीट्यूड कि आप वो क्वेश्चन टिक कर दोगे, प्रीलिम्स विल बी ए पीस ऑफ केक फॉर यू। ओके, आपको पता होगा कि इस बार जो 68 एंड 69 से जो प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें जो यूपीएससी कैंडिडेट्स हैं, जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका दबदबा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला प्रिपरेशन करते हैं वो, तो उनके लिए बहुत ईजी हो गया है बीपीएससी प्रीलिम्स। पहले का बीपीएससी प्रीलिम्स कैसा था? बहुत फैक्चुअल था, लूसेंट रटो, स्पीडी रटो, यही चल रहा था। 68 से पैटर्न चेंज हुआ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, तो जो बीपीएससी के जो कैंडिडेट्स थे, जो सिर्फ बीपीएससी के लिए, उनको दिक्कत होने लगी। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा तो कट ऑफ भी डाउन हुआ। तो हमें क्या करना है कि हमें मेन से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। अब इससे जो डेवलप हुआ हमारा एप्टीट्यूड, उसको हमको यूज़ करना है प्रीलिम्स में, एज इजी एट दैट। अब इससे क्या होगा कि आपका जो मेंस का नोट्स है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्रीलिम्स का गेम भी आसान हो जाएगा। एंड अगर आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट आ गया, मेंस के लिए तो आपको दिक्कत ही नहीं, आपके 70% नोट्स इज़ कंप्लीटेड। आपको क्या करना है, इसमें जो 30% है वो कंप्लीट करना है, प्लस साइमल्टेनियसली आपका रिवीजन और आंसर राइटिंग चलेगा। क्या शानदार प्रिपरेशन होगा आपका। तो क्यों इस चक्कर में 20% 30% दे के अपना बार बार इस साइकिल से गुजरना है और अपने आप को एंजाइटी देना है कि फिर से मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। एक बार दे दो ना अपना,
एक बार दे दो अपने हिसाब से 90%, 95% एंड देखो कि आपके लिए कितना ईजी हो जाता है। समझे? तो ये हुआ सेकंड पॉइंट कि प्रीलिम्स और मेंस को कम्प्लीटली डिफरेंट मत सोचो, दे आर बोथ ओवरलैपिंग एंड इंटीग्रेटेड, हमें उसे एक साथ लेके चलना है। देन स्टडिंग रैंडमली विदाउट एनी प्लान, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि जो जर्नी है ना काफ़ी लंबी है, तो हम ना ट्रैक नहीं कर पाते कि हमारी जो प्रिपरेशन है इसमें ट्रैकिंग मिसिंग हो जाती है। तो अगर आप विदाउट प्लान के पढ़ोगे देन आप अपना प्रोग्रेस कैसे मेज़र करोगे? आपके पास अगर प्लान है कि मुझे ये कंप्लीट करना है, ये पहले मंथ में करना है, ये दूसरे मंथ में करना है, ये तीसरे मंथ में करना है, एंड फिर उसके बाद आप एक मंथ एंड हुआ तो आप अपने प्रोग्रेस को देखोगे कि जो मैंने एक मंथ में जो अपनी स्ट्रैटेजी रखी थी और जो मैंने प्लान और लिया था वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर इसका 80% भी कंप्लीट हो जाता है, यू विल बी सेटिस्फाइड। इट गिव्स यू इंटरनल मोटिवेशन कि हाँ मैंने जो टारगेट रखा था वो मैंने 80% कंप्लीट कर लिया है। यू डोंट हैव टू बी मोटिवेटेड एक्सटर्नली, वीडियोस देख के, किसी टॉपर की वीडियो देख के, मेरी वीडियो देख के, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद इंटरनली मोटिवेट होगे कि यार मैं एक महीने पहले जहाँ था अभी मैं यहाँ पे हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मेरे PVSQ सॉल्व हो रहे हैं। तो एक प्लान लेके चलो, प्लान इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। विदाउट प्लानिंग से कुछ नहीं होगा। आज मान लो आज आपका आज मन हुआ कि आज से मैं प्रिपरेशन PPSC का स्टार्ट करूँगा, आप लेके चले गए अपनी स्पीडी लेके चले गए, साइंस का बुक लेके चले गए, कल आप लेके जा रहे हो हिस्ट्री ले जा रहे हो, ये ले जा रहे हो, फिर आप एक वीक पूरा पढ़ लिए, फिर उसके बाद आप देखोगे कि आप कहाँ हो, आपको लगेगा कि मैंने क्या किया है। एक वीक ऐसे ही आप रैंडमली कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, आज 2 घंटा पढ़े हो, कल 3 घंटा पढ़े हो, फिर 1 घंटा पढ़ लिए, फिर 2 घंटा पढ़ लिए। एक वीक के बाद लगेगा मैं तो डेली पढ़ रहा था बट मेरा तो कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ है, ये मेरे लिए नहीं बना है BPSC, मेरे से नहीं होगा ये। क्या होगा फिर? छोड़ दोगे, डिमोटिवेट हो जाओगे और एग्ज़ाम ये वाला छोड़ दोगे कि नहीं मेरे से प्रिपरेशन नहीं होगा, ये बहुत हार्ड है, ये है वो है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि आपके पास गाइडेंस ही नहीं है। अगर आप गाइडेंस भी है तो आप एक स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हो अपने लिए जो आप फॉलो करो। ठीक है, तो यही चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम में। अगर आपको ये नहीं भी ज्वाइन करना है, इट्स ऑल ओके, इट्स अप टू यू। बट आप अगर ये वाली वीडियो ना अपलोडेड है चैनल पे, इसको देखो और एक स्ट्रैटेजी और रोड मैप बनाओ अपने लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस को हैंडल, एंड फाइनल रिजल्ट को मैनिफेस्ट करते हुए इसको बनाना है अपना स्ट्रैटेजी। बस ये नहीं सोचना कि मुझे प्रीलिम्स को क्लियर करना है तो उस रिस्पेक्ट में मेरी स्ट्रैटेजी बनेगी। नो, आपको देखना है कि मेरा फाइनल लिस्ट में नाम रहना चाहिए, उस रिस्पेक्ट में आपकी ये स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। तो ये होगी आपकी असली स्ट्रैटेजी, ना कि ये कि मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना उसके लिए स्ट्रैटेजी। प्रीलिम्स क्लियर कर लिए, हाँ 10 दिन तक बोलोगे मेरे इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए, क्या मैटर होगा जब फाइनल रिजल्ट में आपका नाम ही नहीं रहेगा। तो प्रीलिम्स क्लियर कितने करोगे तो क्या, कौन सा मेडल मिल जाएगा आपको? एक स्ट्रैटेजी बनाओ और उसको फॉलो करो। अगर आपको स्ट्रैटेजी प्लान में प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन ज्वाइन द BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम और यू कैन फॉलो दिस वीडियो और अपने उससे टिप्स लेके आप स्ट्रैटेजी बना लो। आपको इसी चैनल पे ये BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो रैंडमली स्टडी नहीं करना है विदाउट एनी प्लान लेके चलना है। मंथली, वीकली, डेली टारगेट्स, उसको अचीव करो। इट विल इंटरनली मोटिवेट यू। नो रीडिंग ऑफ सिलेबस एंड PYQ, सबसे बड़ा ब्लंडर यही होता है। BPSC मुझे करना है बट मुझे पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है और कैसे क्वेश्चंस ये पूछते हैं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो आप स्टार्ट ही गलत तरीके से कर रहे हो। मेरी जो BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम है और मेरी जो प्रिपरेशन रही है, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है कि जो लास्ट 5 मंथ्स प्लान क्या होगा और उसमें मैंने कैसे पढ़ाई की थी अपने टाइम के प्रिपरेशन के दौरान, तो उसमें मैंने हमेशा से, मतलब मेरी जो भी वीडियोस गई है ना, मैंने सिर्फ इसी पे फॉलो किया कि सिलेबस प्लस PYQ, यही मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है। जो पॉलिटी में बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, यही मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सिलेबस एंड PYQ को फॉलो करते हुए आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें और सिलेबस पहले देखें प्लस PYQs देखें।
सिलेबस से अभी आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिलेंगे, PYQ से भी आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक मिलेंगे। इसमें बहुत सारे ओवरलैप होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डायरेक्टली सिलेबस में लिखे नहीं होंगे बट इसी टॉपिक के सब टॉपिक्स होंगे, उसको भी आप जॉट डाउन करें एंड दोनों का कंबाइंड आपको एक डायरेक्शन देगा अपने प्रिपरेशन के लिए। ऐसा आप GS 1 के लिए भी करें, GS 2 के लिए भी करें, तो इससे क्या होगा, यू विल गेट दी डायरेक्शन एंड यू विल गेट दी फ्रेमवर्क कि इस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए जो मेरी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट होनी चाहिए। ओके, तो इसीलिए सिलेबस और PYQ उस पर आपको फॉलो करना है। देन 5th पॉइंट है प्रोक्रेस्टिनेटिंग टिल द लास्ट मंथ बिफोर प्रीलिम्स। हम ये सोचते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं कि क्योंकि अभी बहुत डाइवर्जन है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, ये सब करना है हमें, बस पढ़ाई नहीं करना हमें। तो हम इसमें से बहुत सारे बच्चे जो अभी देख रहे होंगे उन्होंने अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की होगी। वो सोच रहे होंगे अभी तो मेरे पास 4 महीना, अभी तो मेरे पास इतना महीना है, मैं कर लूँगा स्टार्ट, मैं कर लूँगा। मैं आपको ये चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप अगर नहीं पढ़ रहे हो ना तो बाकी लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको इस रेस में आना है और इस रेस में जीतना है तो अभी से ही पढ़ाई चालू करनी होगी। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो यूट्यूब मैराथन वीडियो देखते रहते हैं और स्टार्ट करते हैं। अगर 30 सितंबर से एग्ज़ाम है तो 15 सितंबर से स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग तो 5 दिन पहले स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे पढ़ाई से फिर क्या फ़ायदा। अगर आपका प्रीलिम्स हो भी जाता है बट आपका फाइनल नहीं होगा, आप मेंस नहीं कर पाओगे, आपके पास वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है और मेंस के क्वेश्चन अब पहले जैसे नहीं है कि रिपीटेटिवली एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, वो बहुत डायनेमिक हो गया है, UPSC पैटर्न पे चला गया है। तो फिर ऐसे पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा, मत पढ़ो इससे अच्छा। अगर प्लानिंग नहीं पता है तो BPSC मेंटरशिप यू कैन ज्वाइन। अगर वो भी नहीं ज्वाइन करना है तो वीडियो देख लो, अगर स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी है तो उससे स्टिक रहो, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एज आई ऑलवेज सेज इन माई वीडियो कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी है, अगर वो आपके लिए वर्क कर रही है तो देन डोंट चेंज इट। अगर आपको वीडियो देखना है या मेरी कोई टिप्स आपको अच्छी लगी तो इंक्लूड कर लो उसको, बट ओवरऑल चेंज मत करो। ओके, देन अब आती है जब हम सोचते हैं कि PYQs इम्पॉर्टेंट है, PYQs हमें देखनी चाहिए, हम PYQs बनाते रहते हैं, बट PYQs हमने बस ऐसे पलट के देख लिए, पन्ने पलट लिए और देख लिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको PYQs लगाना है, और लगाना इन द सेंस ये होता है अटेम्प्ट प्लस एनालिसिस। आपने PYQ 50 अटेम्प्ट किए, उसमें आपके 40 सही हुए और इसमें 10 आपके गलत हो गए। तो आपको ये 40 को भी देखना है कि आपने ये जो सही किया है या ये तुक्का से किया है, या आपको नॉलेज के बेस पे किया है, या आपके इंट्यूशन पे बेस पे किया है। ठीक है, जो तुक्का के बेस पे किया है उसको आपको रिवाइज करना है, जो नॉलेज के बेस पे किया है उसको भी आपको देखना है कि हाँ चलो ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है। एंड जो इंट्यूशन के बेस पे किया है तो आपको ये देखना है कि किस टाइप का वो क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं जहाँ पे मैं इंट्यूशन लगा सकता हूँ, वो पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड जो गलत हुआ है इसमें भी आपको आइडेंटिफाई किया है कि नॉलेज की कमी से गलत हुआ है, कि मैं इंट्यूशन नहीं लगा पाया, या एप्टीट्यूड वो चीज़ नहीं लगा पाया, या मुझे याद है तब भी मैं वो नहीं लगा पाया, या मैंने कोई सिली मिस्टेक कर दिया है। आपको अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद आप एक बनाओ लिस्ट कि आप किस टाइप के मिस्टेक्स करते हो। फॉर एग्जांपल आप सिली मिस्टेक्स ज़्यादा करते हो, तो सिली मिस्टेक्स में भी क्या करते हो, आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हो, बहुत हड़बड़ाहट रखते हो, या ऑप्शंस पूरा नहीं पढ़ते हो, बस पहला ऑप्शन देखते हो और उसको टिक मार देते हो। तो ये इस तरीके से आप सिली मिस्टेक्स का लिस्ट बनाओ। और जब भी कोई प्रीलिम्स टेस्ट अटेम्प्ट करो, फॉर एग्जांपल जो BPSC मेंटरशिप से जुड़े हुए हैं तो सैटरडे को उनका प्रीलिम्स टेस्ट होता है ना, आप इस लिस्ट को देखो कि आप इस लिस्ट में सिली मिस्टेक करते हो, ये करते हो। आप इसको एक बार देख लो, आपके ना दिमाग में बहुत फ्रेश रहेगा कि ये सारे मिस्टेक्स मैं करता हूँ। तो आप ये सब मिस्टेक्स अवॉइड करोगे जब आप अटेम्प्ट करोगे ना टेस्ट तब। इसी तरह हर टेस्ट के पहले आपको ये मिस्टेक्स देखने, अपने लिस्ट देखना है कि आप क्यों ये मिस्टेक्स करते हो, कौन से मिस्टेक्स करते हो, और वो एकदम फ्रेश रहेगा। फिर जब आप अटेम्प्ट करोगे तो वो मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे। इसी तरह आप धीरे धीरे ये मिस्टेक्स अवॉइड करने लगोगे, आपको फिर ये लिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से हमें एनालिसिस करना होता है। तो सिर्फ
बीपीएससी PYQs पलट देना, 1-2 टिक मार देना, उससे नहीं होगा। टिक मारने के बाद हमें एनालिसिस करना है, कितने गलत हुए, कितने सही हुए तो मेरा कौन स्ट्रॉन्ग एरिया है, गलत हुए तो कौन सा मेरा वीक एरिया है, कौन सा सिली मिस्टेक है, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है ना, उसको रेक्टिफाई करना है और नेक्स्ट टेस्ट में आपको इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, तो ये हो गया कि ये गलती आपको नहीं करनी है। डीमोटिवेशन, अप्स एंड डाउन ड्यूरिंग प्रिपरेशन। अब ये जर्नी इतनी लंबी होती है तो एवरीवन गेट डीमोटिवेटेड हमेशा, 2-3 दिन पे, किसी का 1 दिन पे भी हो जाता है, किसी का 1 वीक के बाद भी हो जाता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो वैरी करती है, बट एवरीवन गेट्स डीमोटिवेटेड कि अब मैं इतना पढ़ रहा हूँ बट एग्ज़ाम अभी दूर है, मेरा होगा कि नहीं होगा, अनश्योरिटी रहती है, बहुत अनश्योरिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बिकमिंग वेरी लेस विद टाइम, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं, अच्छे कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं। तो यू हैव टू वर्क सो हार्ड दैट यू हैव टू गेट पार विद देम। इतना करना है आपको मेहनत, आप उससे ऊपर हो जाओ, अपर एज पे चले जाओ आप। तो ये डीमोटिवेशन हमेशा रहेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है कि मैं कुछ अभी बोल दूँ तो आप डीमोटिवेट नहीं होगे, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाओगे, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आएगा। मैं भी हुई थी, मेरा भी ब्रेक डाउन होते रहता है, क्योंकि एक्चुअली मैंने जॉब भी छोड़ा था, वो प्रेशर अलग से था। जब आपको आदत हो जाती है ना कि आपको सैलरी क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में, अब वो अचानक से वो सैलरी क्रेडिट बंद हो जाता है, इट हिट यू रियली हार्ड। तो वो चीज़ प्रेशर भी होता है। जो जॉब में भी हैं, जिन्होंने भी जॉब छोड़ा है, ये स्टेप लिया है कि आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना है, तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो जिन्होंने जॉब भी नहीं किया है, जो इनका पहला अटैम्प्ट है, दूसरा अटैम्प्ट है, या वो सिविल सर्विसेज में है, उनको भी है कि अंदर से कि कैसे वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो विथ रिस्पेक्टेबल जॉब, जिसका रिस्पेक्ट बहुत है सोसाइटी में। तो ये डीमोटिवेशन हमेशा रहता है। बट जो आपका जो गोल है, आपका जो एम है, आप क्यों ये क्वालिफाई करना चाहते हो, फॉर योर फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, टू सपोर्ट योर फैमिली, टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और द सोसाइटी, और बस आपका ये ड्रीम है, आपके पेरेंट्स का ड्रीम है, बस उस गोल को आप अपने दिमाग में रखो और बार बार अपने आप को ये मैनिफेस्ट करो कि मुझे ये एग्ज़ाम क्यों क्वालिफाई करना है, वाई आई हैव टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। और फाइनल लिस्ट में मुझे मेरा नाम चाहिए, मुझे ना प्रीलिम्स के लिस्ट में चाहिए, ना मेंस के लिस्ट में चाहिए, बस ये दोनों नहीं है मेरा, मुझे तीनों के लिस्ट में फाइनल PDF में मेरा नाम चाहिए। डीमोटिवेट के बाद मेन पंगा क्या होता है ना, पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। 1 दिन छोड़ते हैं, वो एक्सटेंड होके 2 दिन, 1 वीक तक चला जाता है। फिर 1 वीक के बाद फिर से रीबिल्ड करना अपने उस प्लान को, उस रूटीन को, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आप डीमोटिवेट भी हो रहे हो, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जितने भी डीमोटिवेट हो रहे हो, एटलीस्ट 1 दिन में ट्राई टू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, टारगेट के साथ, जो प्लान है ना उसी के साथ 2 घंटा ही पढ़ो। आपके अंदर एक चीज़ रहेगा, मैंने ये दिन पूरा बर्बाद नहीं किया, मैंने एटलीस्ट 2 घंटा पढ़ लिया। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, टेक 1 डे ब्रेक, बट इसको प्लीज़ एक्सटेंड मत करो 2-3 डी पे। फिर आपका ना वो रूटीन ब्रेक हो जाएगा। एंड जब ये स्टडी रूटीन ब्रेक होता है ना, इट्स वेरी हार्ड टू रिबिल्ड इट अगेन, बहुत हार्ड होता है, नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर इसको ना आप अगर 7 घंटा 8 घंटा डेली पढ़ रहे हो, किसी दिन आपको लगता है 2 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, बिल्कुल उसको दम प्लेन मत जाने दो उस दिन को, ये 2 घंटा भी पढ़ो लेकिन पढ़ो। अगर नहीं भी पढ़ पाते हो तो 1 दिन का ब्रेक ले लो, लेकिन उसको एक्सटेंड मत करो। नेक्स्ट दिन आपको करना है कि इस दिन मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये 1 डे का आप रिचार्ज ब्रेक ले सकते हो। 1 दिन में 2 घंटा पढ़ के बाकी ना पढ़ के उस दिन भी आप रिचार्ज ब्रेक ले सकते हो, बट उसको एक्सटेंड मत करना। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम बैक टू दैट स्टडी प्लान दैट यू हैव फॉलोड अर्लियर। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ प्लीज़ डेली पढ़ो, डेली। हर काउंट इम्पॉर्टेंट रखता है। ये जो प्लान होता है ना कि 1 दिन में 16 घंटे पढ़ लिया और 4 दिन में नहीं पढ़ा, ये सबसे बेकार प्लान है, सबसे बेकार। इसमें ना डिसिप्लिन बिल्ड होता है, ना कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है, और बहुत रैंडम स्टडी होती है। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। डेली आप 5 घंटा 7 घंटा पढ़ो, लेकिन वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये ऐसा चीज़ बिल्कुल मत करना, ये चीज़ करो। तो डेली बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। एक बार हमें घड़ा को भरना नहीं है, भार बढ़ जाएगा।
धीरे धीरे बढ़ना है। तो जब धीरे धीरे बढ़ेगा ना तो आपका स्ट्रेंथ भी बिल्ड होते जाएगा उसको होल्ड करने का। एक ही भर दोगे, बैलेंस बिगड़ जाएगा, घड़ा गिर जाएगा, टूट जाएगा। धीरे धीरे बढ़ो, धीरे धीरे आपका स्ट्रेंथ बिल्ड होते जाएगा तो आप घड़ा को बैलेंस कर रखोगे। ये है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट लेस स्टडी प्लान। वही, कोई टारगेट नहीं है कि स्टडी प्लान बना लिया हमने। अब चलो इसका मैं क्या बताती हूँ, ये ऊपर वाले पॉइंट से कैसे डिफरेंट है। आपने स्टडी प्लान बना लिया कि मैं ऐसे ऐसे कंप्लीट करूँगा, पॉलिटी करूँगा, हिस्ट्री करूँगा, इकोनॉमिक्स करूँगा, बट एक टारगेट नहीं रखा कि कब करूँगा। ये पॉलिटी में कितने दिनों में कवर करूँगा, हिस्ट्री में कितने दिनों में कवर करूँगा, इकोनॉमिक्स में कितने दिनों में कवर करूँगा। बस है कि बस पॉलिटी सबसे पहले कवर करना है, हिस्ट्री पहले कवर करना है, इकोनॉमिक नहीं। यू हैव टू अलॉट द टाइम के अकॉर्डिंग हमें उसको कंप्लीट करना है। ओके, आपने प्लान, स्टडी प्लान तो बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन उसको टाइम ही नहीं दिया। बोला कि अब मैं पढ़ते रहूँगा पॉलिटी, फिर देखूँगा कब तक कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। तो यही चलते रह जाएगा। हमें एक चार्ट बनाना है कि हाँ मैं 2 वीक में पॉलिटी, 3 वीक में पॉलिटी कंप्लीट करूँगा। तो पॉलिटी में मान लो 40 टॉपिक है, तो इन 3 वीक में मैं 40 टॉपिक को डिवाइड कर दूँगा। तो हर वीक में 15 टॉपिक कुछ रहेगा। अब मैं 15 टॉपिक को मैं डेली में डिवाइड कर दूँगा, तो डेली का 2 टॉपिक रहेगा। इस तरीके से तो टारगेट ले के पढ़ना है। डेली टारगेट लीजिए, वीकली टारगेट लीजिए, मंथली टारगेट लीजिए, उसको ना डिवाइड कर दीजिए, स्मॉलेस्ट टारगेट में डिवाइड कर दीजिए और उसको डेली करिए। यही बीपीएससी मेंटरशिप में हम फॉलो करते हैं और यही मेरी भी स्ट्रैटेजी रही है। आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे जो इससे पहले गई थी, उसमें मैंने बताया है कि मैंने कैसे किया इसको। जो मेरा प्रिपरेशन जर्नी था ना, वो मैंने ब्लूप्रिंट कर दिया बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम में। बहुत रिलेट करोगे आप, मेरी जो प्रिपरेशन रही थी और जो मैंने अभी बीपीएससी मेंटरशिप चला रही हूँ। तो उस तरीके से आपको लेके अपना स्टडी प्लान चलना। ओके, नेक्स्ट है कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। ये हम ऑफन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, कि हम पढ़ाई में कैसे हैं, हम अपीयरेंस में कैसे हैं, हर एस्पेक्ट्स में हम इसको कंपेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लो कि आप अगर दूसरे से कंपेयर करोगे तो आप कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पर डीमोटिवेट होगे ही होगे। और ये कंपैरिजन वाला चीज़ जाता नहीं है। मैं अगर बोल भी दूँ तो ये नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने आप से कंपेयर करना है कि अगर मैं 1 वीक पहले यहाँ पे था तो 1 वीक बाद में अभी कहाँ पे हूँ। दूसरे से कंपेयर करना, बट एक लेवल पे पहुँच जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप टॉपर कॉपी रेफर करो। अब आपका जो जर्नी है प्रिपरेशन का, आप पहले डे 1 पढ़ो और आप टॉपर का कॉपी देख रहे हो। हमने डे 1 का आंसर राइटिंग किया, आप टॉपर का कॉपी देखें, आप इससे मैच कर रहे हो। तो आपने इनकी जो प्रिपरेशन जर्नी रही है 5-6 मंथ की, उसको आप भूल गए और इनकी जो फाइनल कॉपी है उससे आपने फर्स्ट डे की कॉपी मैच कर दी और आप डीमोटिवेट हो गए कि यार ये कितना बढ़िया लिख रहे हैं, मेरी कॉपी तो कुछ नहीं है। बट आपने इनके जो 5-6 महीने पीछे की जो मेहनत है उसको तो आप भूल गए। आप जो फाइनल कॉपी है उसको देख के इम्प्रेस हो गए और अपने आप को अंडरमाइन कर लिए कि यार मैं ऐसा तो कर ही नहीं सकता। तो आप उस लेवल तक पहुँचो तो सही। आप भी करो ना 2-3 महीने का प्रिपरेशन, फिर उसके बाद आप टॉपर से कॉपी से मैच करो। तब यहाँ पे आप सीखो कि अगर मैंने ये कॉपी लिखी है और टॉपर की कॉपी ये है, तो अगर ये थोड़ी अच्छी है तो क्यों अच्छी है, मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। ये होता है हेल्दी कंपटीशन, ये होता है हेल्दी कंपैरिजन। हमें फालतू का कंपैरिजन नहीं करके डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो कि इनकी कॉपी बहुत अच्छी है, गेट मोटिवेटेड कि मुझे यहीं तक पहुंचना है, यहीं इससे भी अच्छा लिखना है, तो उसको रेफरेंस बना के अपनी पढ़ाई तैयारी करो। बट कंपैरिजन मत करो, अपने दोस्तों से कंपैरिजन मत करो कि उसका ये हो गया। हेल्दी कंपटीशन रखो कि हाँ, अगर आप किसी के साथ स्टडी प्लान कर रहे हो तो उनको रखो कि हाँ ये टारगेट आज है, आज का ये टारगेट है। हेल्दी कंपटीशन रखो। अच्छा, तुमने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया, तुमने 80% कर लिया, मैं 90% टारगेट कंप्लीट करूँगा। दैट्स दी हेल्दी टारगेट। बट हर बेसिस पे निगेटिव कंपैरिजन मत करते रहो कि वो इतना अच्छा लिख रहा है तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा, उसका तो हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेहनत करिए ना, क्यों नहीं होगा? इतने लोगों का ऐसे ही हो रहा है, दूसरे प्लैनेट से आए वो क्या।
आप ही जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप ही जैसे हम भी स्टूडेंट थे, हम भी पढ़ाई किए, मेहनत किए तो सिलेक्शन हुआ। आप भी पढ़ाई करोगे, गाइडेंस के साथ करोगे, एक स्ट्रैटेजी बना के करोगे, आपका भी सिलेक्शन होगा। बस आपका हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी चाहिए होता है। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ अननेसेसरली विथ अदर्स, ठीक है। एक कंपैरिजन करो, एक लेवल तक पहुँचो, फिर कंपैरिजन करो और टेक इट एज अ मोटिवेशन, टेक इट एज अ इंस्पिरेशन कि हाँ मुझे इस लेवल तक पहुँचना है, इस लेवल तक मुझे आंसर राइटिंग करनी है। ओके, एंड लास्ट, नॉट मेकिंग इम्प्रूवमेंट इन योरसेल्फ। ऑफन आई सी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने ना प्रिपरेशन से बहुत ही स्टैटिक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर लिया है, मुझे इसमें ऐड ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे वो लैक हो जाते हैं कि उनकी प्रिपरेशन एक स्टैटिक हो जाती है और जो डायनामिसिटी ढूंढता है बीपीएससी उसमें वो उनको नहीं मिल पाता। तो अगर मान लो उन्होंने एक टॉपिक पे प्रिपरेशन किया फॉर प्रीएम्बल, उन्होंने नोट्स बना लिया, अब कुछ करंट अफेयर्स में कुछ उससे रिलेटेड कुछ आया, कोई न्यूज़ आया, उन्होंने इसको ऐड ऑन नहीं किया, उन्होंने पढ़ा बट सोचा कि मेरा जो प्रीएम्बल है ना वो सेटिस्फाई है, ठीक है, तो उन्होंने इसको ऐड ऑन नहीं करा। इसी तरह हर टॉपिक के लिए वो करते गए। इको एंड जियो जो बहुत डायनेमिक टॉपिक है उसमें भी वो करते गए, क्योंकि मेरा जो मैंने 10 टॉपिक्स का बना लिया है उसी से मैं क्रैक कर जाऊँगा। वो इस परसेप्शन में चले जाते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना चाहते। उनको लगता है जितना है उतने में ही हो जाएगा और लास्ट के 1 मंथ पहले वो रिवीजन स्टार्ट करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, जाते हैं। अगर उनका हो भी जाता है तो रैंक अच्छा नहीं मिलता, सर्विस अच्छा नहीं मिलता, वो साइकिल फिर कंटिन्यू ही रखते हैं। तो हमेशा हर स्टेज पे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करो, सेल्फ क्रिटिसाइज़ करो अपने आप को, ज़्यादा नहीं करना बट इतना ज़रूर करना है कि आपके अंदर वो जो इम्प्रूवमेंट की जो आग है ना उसको जगा दे वो कि हाँ मुझे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, क्योंकि अगर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तो आपका जो स्टडी है वो डायनेमिक हो जाएगा, आपके वो आंसर्स में वो स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा दिखेगा, करंट अफेयर्स और जो करंट इवेंट्स है, जो वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स है वो नहीं दिखेंगे। हर लेवल पे करो, प्रीलिम्स लेवल पे भी करो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कि हाँ मैंने जो पहले से फैक्चुअल डेटा और लूसेंट पढ़ के रखा है मैं उसी के बेसिस पे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लूँगा। मैं जो पैटर्न चेंज हुआ है उससे अडाप्ट नहीं करूँगा, जो मेरा पहला पैटर्न था उसी के बेस पे करूँगा। नहीं, हमें जो चेंजेस लाए हैं बीपीएससी में उससे एक्लेमेटाइज होना है, उसको फॉलो करना है। नहीं मैं मेंस में जितना मैंने कर लिया उतना ठीक है, उसी से होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये अप्रोच तो हटा देना है। हमेशा अपने आप को सोचो कि और मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, और मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ, क्या इसमें ऐड ऑन करें कि और ये अच्छा इम्प्रूव्ड हो जाए। अब देखो सजेशंस लो, कोई सीनियर है आपके, कोई मेंटोर है आपके, किसी का वीडियो आप फॉलो करते हो, मेरा वीडियो फॉलो करते हो, कोई टिप्स है आपको अच्छा लगता है अपने अंदर इंक्लूड करो, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी जो स्ट्रैटेजी ओवरऑल चेंज नहीं करनी है, लेकिन किसी के टिप्स हैं जो सेलेक्टेड है, जो अपने स्ट्रैटेजी और जो अपनी रूटीन बता रहे हैं, तो अगर आपको उसमें कोई भी पार्ट अच्छा लगता है और आपको वो लगता है कि ये इफेक्टिव हो सकता है, प्लीज़ इंक्लूड इट, डोंट रिफ्रेन टू इंक्लूड इट और डोंट रिफ्रेन टू टेक अ न्यू स्टेप। हमेशा न्यू स्टेप से आपको अगर लर्निंग ही मिलेगी, एक्सपीरियंस ही मिलेगा। अगर आप उस चीज़ में फेल भी हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट यू हैव लर्न समथिंग, यू हैव सम एक्सपीरियंस, वो आपको और आगे लेके जाएगा। तो हमेशा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने का सोचो, प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में, मेंस के रिस्पेक्ट में, इवन इन द इंटरव्यूज़। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा नहीं है तो ये नहीं सोचना है जैसा है मैं ऐसा बोल के आ जाऊँगा, मैं तो ऐसा ही हूँ। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी में भी इम्प्रूव करो। हिंदी में भी आप बीपीएससी का दे सकते हो इंटरव्यू, कोई बाउंडेशन नहीं होता वहाँ कम्युनिकेशन मीडियम का, हिंदी में दो या इंग्लिश में दो, जिसमें आप कंफर्टेबल आप दे सकते हो। तो these are all the points and all the mistake that you should not follow at all। अगर आपको बीपीएससी क्रैक करना है, प्लीज़ कीप दिस ऑल पॉइंट्स इन योर माइंड और एक स्ट्रैटेजी और प्लान के साथ चलो। जो मेजर टेक अवे होगा इस वीडियो के कि आपको सिलेबस प्लस PYQ को एक एज ए नॉर्दर्न स्टार की तरह लेके चलना है, जो आपके प्रिपरेशन को गाइड करेगा। दूसरा कि एक स्ट्रैटेजी और प्लान लेके चलना है। एक प्लान नहीं लोगे तो आपको अपना प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, रैंडमली पढ़ोगे जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अगर आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान नहीं मिल रहा है, यू आर वेलकम टू ज्वाइन द बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आपको स्ट्रैटेजी नहीं मिल रहा और आपको ज्वाइन भी नहीं करना, डोंट वरी, एक वीडियो
मेरे चैनल पे अपलोडेड है बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम का, वो वॉच कर लो, उससे आप टिप्स ले लो और आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर लो और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करो, ठीक है। एंड जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम, सर के नंबर पे आप कॉल कर लो, रितेश सर का नंबर है, उनको कॉल कर लो एंड ज्वाइन द बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। So this is all for this video. Thank you so much for watching. See you in the next video.